हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट संख्या 18 हम लोग देखेंगे। 1 से लेकर 17 तक हम लोगों ने लगा रखा है, प्ले लिस्ट बना हुआ। दोस्तों जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और बिना देरी किए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को विजिट करके नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, प्रैक्टिस सेट संख्या 18। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। किरण पब्लिकेशन का चल रहा है यहाँ पर। टोटल आपको 30 सेट्स इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। ध्यान देंगे, बाराबती किला जो है ये आपको 13वीं शताब्दी में ये बना था। गंग वंश के शासकों ने इसको बनवाया था कटक उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के कटक में बनवाया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है कि आपको महानदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? महानदी के तट पर स्थित है बाराबती किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। यहाँ पे ध्यान देंगे, राजनीतिज्ञ में से पूछ रहा है कि नहीं था। तो आई.के. गुजराल, एस.एल. बहुगुणा, जे. ललिता और एच.एन. बहुगुणा। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से एस.एल. बहुगुणा जो है कि इनमें से आपको राजनीतिज्ञ नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। ध्यान देंगे, मदन मोहन मालवीय को महामना की जो पदवी दी थी किसने दिया था, प्रदान किया था। तो 3 का आपको राइट आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये उपाधि दिया था मदन मोहन मालवीय को महामना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ से प्रश्न कहता है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है। ध्यान दीजिएगा, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन था है। तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तुलसी गबार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा यहाँ से, तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सही मिलान यहाँ पर आपको चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में कहता है सही मिलान चुनिए। तो 5 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, ये जो है कि आपको ये नहीं होगा। मत्स्य, मंड और विटामिन, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। दूध, रेशा और खनिज, ये भी नहीं होगा। अंड पीतक, प्रोटीन और वसा, तो अंड पीतक से प्रोटीन और वसा प्राप्त होता है, ये वाला आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ठीक है, 8/8/1942 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 छोटा डेट। और उस समय पूछ रहा है कि वायसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो 6 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था उस समय। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है। 7 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। 8 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो काजू की फसल जो होती है उस पर एंडोसल्फान के छिड़काव जो होते हैं उसके फलस्वरूप महाविपदा के स्तर का लेवल का आपको प्रदूषण जो हो गया था। तो 9 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में। वैसे भी आपको काजू जो है कि आपको सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? केरल में, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर के फंक्शनल प्रायोजी राजस्व से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल यानी कि जिसको प्रायोजी कहते हैं राजस्व संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपको अब्बा पी लर्नर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अब्बा पी लर्नर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है आपको राइट उत्तर?
तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन दास। ठीक है, 1923 में जो स्वराज पार्टी जो बना था आपको, तो इसका स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके स्थापना किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर के भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है? किन्हें माना गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे यहाँ से कि भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की प्रेरणा विकसित करनी चाहिए। तो ये सही है आपका। दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 साल, ध्यान दीजिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या पाल्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन कहता है भारतीय नागरिकों को देश की सम्मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 13 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडलीय सदस्य का पद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा यहीं आपको दोस्तों कि अगर पूछता है जैसे योजना आयोग कब अस्तित्व में आया था, तो आपको ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है NITI। देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आपको अस्तित्व में कब आया जा करके? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 डेट याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? ध्यान दीजिएगा, आंग सान सू की जो है आपको, ये काफ़ी आपको चर्चित, बहुत ही चर्चित नेता हैं ये कहाँ के मूल निवासी हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 14 का आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये म्यांमार की हैं। कहाँ की हैं? म्यांमार की हैं, आंग सान सू की। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 15 नंबर के हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? 15 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग जाएंगे, क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। क्रेताओं के लिए जो होता है, जो खरीदार होते हैं, उनके लिए सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है यहाँ पर भूमि प्रयोगों में से कौन सा? तो 16 का आपको सही उत्तर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुक्त व्यापार केंद्र। क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार केंद्र। अगला प्रश्न 17 नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि ब्राज़ील धारा की पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को हम लोग क्या कहते हैं उसको? तो 17 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अटलांटिक अपवाह। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं उसको हम लोग। ब्राज़ील धारा के पूरब की ओर चलते रहने को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को ध्यान दीजिएगा, जो बुद्ध ने जो अपना पहला आपको प्रवचन दिया था, यानी कि उपदेश दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया उसको, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यहाँ लिखा है, लेकिन इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी लिखता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा 18 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो प्रथम प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन सबसे पहले कहाँ दिया था अपना बुद्ध ने? तो सारनाथ में, याद रखिएगा। ठीक है, सारनाथ, ये भी याद रखेंगे साथ साथ आप लोग। ठीक ना, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा, ध्यान दीजिएगा, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? 19 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं टोडा। ठीक है, ये एक जनजाति है, तो ये आपको टोडा जो है कि आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। ये तमिलनाडु में जो है कि आपको ये समुदाय जो है आपको ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, वहीं पर आपको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1 स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन लिखा था, किसने लिखा था? 1 स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, ये जो बुक है ये किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिस नोबू फुकुओका। ठीक है,
नोबू फुकुओका ने ये लिखा था वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, ये बुक का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी नारायण ने लिखा वाई सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 22 का आपको ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग जाएंगे मानवों को। ठीक है, मानवों को शरीर का जो तापमान जो है कि सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि होती है, इसके फलस्वरूप अल्पताप जो होता है ये मानव में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि ICCR ने बिहार में खालिस्तान में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। तो कहाँ किया है, कौन से विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय में? तो ध्यान दीजिएगा 23 का 3 हो जाएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आपको ICCR ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवासी भारतीय यानी कि NRI, ये जो अनिवासी भारतीय जो होते हैं दिवस अंकित किया जाता है, ये आपको ये दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? अनिवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी या 7 जनवरी को? ध्यान देंगे तो ये आपको 9 जनवरी को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। इस दिन जो है कि आपको 1915 में जो गांधी जी आपको भारत वापस लौटे थे, वो उसी दिन के उपलक्ष्य में जो है कि ये मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? कौन से बैंक से ऋण लिया था दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए? मदन मोहन मालवीय ने किस बैंक से लिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है यहाँ से, पंजाब नेशनल बैंक PNB। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894, ये भी याद रख लेंगे साथ साथ आप लोग, 1894 में इसकी स्थापना हुई PNB की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? ध्यान दीजिएगा, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में, आपको कौन से ग्रुप में शामिल हो गया है? तो 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, G20 में। ठीक है, अभी जो G20 जो समिट हुआ था अपने भारत में, ये आपको इसमें एक नया सदस्य यही शामिल हुआ है, अफ्रीकी संघ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था। यह किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा 27 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है, एक पंक्ति दिया हुआ है आपको, ये जिसने कहा था कि चाहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये किसने कहा था? ये बराक ओबामा ने कहा है। ये किसने कहा है? बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यूपी के साथ साझा सीमा जो पूछ रहा है इसमें से नहीं है किसका? बिहार, झारखंड, राजस्थान या पंजाब? 28 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली आपको पंजाब हो जाएगा, जो आपको उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से झारखंड भी करता है, बिहार भी, राजस्थान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। देखिएगा ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है आपको, और ऑप्शन में भी यही देता है, उड़ीसा ही। ठीक है, तो इसका देखिएगा एक ट्रिक है दोस्तों कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका ध्यान रखिएगा, राम बाबू छमित्री झा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, राम बाबू छमित्री झा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से राजस्थान हो जाएगा, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड। ठीक है, तो इस तरह से देखिए उड़ीसा नहीं आ रहा है इसमें से, राजस्थान आ रहा है आपका, छत्तीसगढ़ भी, त्रिपुरा भी आ जा रहा है, तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है,
इसको ट्रिक को लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने? 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई, ठीक है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एसबीआई की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जाकर के है आपको 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपीरियल बैंक जो 1921 में स्थापना हुई थी, इंपीरियल बैंक की, उसी का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने के लिए निर्णय लिया गया है, ये स्थित है आपको को तो कहाँ स्थित है? बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग पटना से होंगे तो आप लोग ऑब्वियसली आप लोग देखे होंगे कि ये कहाँ पर है। तो 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये पटना में है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नायक के नाम से, ठीक है। इनका अभी क्वेश्चन ऊपर में भी एक आया था कि लोक नायक की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोक नायक के आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा, मालवीय हमने बोल दिया। लोक नायक के नाम से जो है कि आपको जयप्रकाश नायक को नारायण को, ठीक है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है इसी की तरह, देखिएगा, जन नायक किसको कहते हैं? जन नायक तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा, वो भी याद रखेंगे आप लोग साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों आपको सही उत्तर हो जाएगा, 33 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है और यह निम्नलिखित में से किस राज्य में आती है? तो चिल्का आपको कहाँ है? चिल्का आपको उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। इसमें आपको झींगा मछली का एक मतलब कि उत्पादन किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1 हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि राजगीर के गृधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था? ध्यान दीजिएगा, राजगीर के गृधकूट पर्वत जो है एक पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षित दिया था, यानी कि दीक्षा दिया था, यानी कि उपदेश दिया था, उनको बताया था। तो 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिंबिसार को। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सी जो है कि तटीय पट्टी है कि जो कि पश्चिमी घाट के पैरेलल नहीं जाती है, ठीक है, समानांतर नहीं जाती है। तो 36 का यहाँ को ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, कोरोमंडल तट आपको पैरेलल में नहीं जाती है। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो आपको कौन सी हो जाएगी? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है जो कि, तो 37 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 37 का देखिएगा तो 4 हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। डेल्टा का निर्माण न करने वाली एक नर्मदा भी है और एक ताप्ती भी, याद रखिएगा नदी का नाम, ठीक है, ताप्ती। ये दोनों जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव रिजर्व नहीं है? कौन जो है कि भारत का जैव रिजर्व नहीं है इनमें से? तो 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, कोंकण, ठीक है। कोंकण जो है कि भारत का जैव रिजर्व नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के पौत्र यानी कि पोता के बारे में कहा जा रहा है। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि औरंगजेब के पौत्र यानी कि पोता उनके शाहजादा एक हैं अजीम ने, ठीक है, किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया था इन्होंने, ठीक है। तो 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना, ठीक है। ये अजीम जो थे आपको औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम, इन्हीं के नाम पर पटना का पहले नाम अजीमाबाद पड़ा था, ठीक है, अजीमाबाद इन्होंने नाम रखा था अपना।
तो फिर जा कर के पाटलिपुत्र हुआ नाम, फिर उसके बाद पटना नाम दिया गया अंततः। ठीक है, तो पटना को ही आपको दिल्ली बनाने का प्रयास किया था 1 करोड़ रुपये के साथ, ठीक है, खर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। ध्यान दीजिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 का कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिमालय कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। हिमालय का कौन सा जो शिखर है आपको भारत के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा या कंचनजंगा कौन आता है। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा यह भारत के अंतर्गत आता है। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स के ये प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। संपत्ति निष्कासन यानी कि धन का निष्कासन जो कहा जाता है, बेकर का आता है प्रश्न, ये किसके सिद्धांत के वकालत किसने किया था। तो 42 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी के द्वारा है, जो कि इसी बुक के द्वारा जो है कि संपत्ति का निष्कासन जो होता है, धन का निष्कासन का सिद्धांत का वकाला दिया था, इसी बुक में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी। ध्यान दीजिएगा, बहुचर्चित बिहार में जो आपको गंगा जल की जो घटना घटित हुई थी, ये कब घटना घटा था, 1980, 89, 83 या 90 में, कब। तो देखिएगा 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, 1980 में ये आपको घटना घटी थी। ध्यान दीजिएगा, 43 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1980 में आपको ये घटना घटी थी। कहाँ, इसको भी याद रखिएगा, भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। कहाँ घटी थी ये घटना, भागलपुर में घटी थी। इसमें हुआ था क्या कि बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की जो घटना 1980 में घटी थी, इस घटना में भागलपुर के 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। इसकी कहानी क्या है गंगा जल की, यानी कि 33 जो आपको कैदी जो थे भागलपुर में, आपको 33 कैदी जो कैद थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ये पुलिस ने क्या किया था कि गंगा जल का मतलब हो गया कि तेजाब, आँख में तेजाब डाल करके लोगों को अंधा कर दिया था, अंधा बना दिया था। तो ये बिहार का ये बहुचर्चित आपको ये घटना है, जो कि 1980 में घटित हुई थी भागलपुर में। इसको ध्यान में रखिएगा। 1980 से एक और चीज़ याद रखिएगा कि भाजपा जो ये राजनीतिक दल है, इसको गठन भी 1980 में ही हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान दीजिएगा, जब भारत में पहली रेलगाड़ी सेवा जब शुरू हुआ था, कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853, इसको याद रखिएगा। ठीक है, छोटा डेट के साथ। तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी पहली रेलगाड़ी भारत में, मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 44 का आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस समय कौन था 1853 में, डेट से याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी थे उस समय में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज हड़प नीति की शुरुआत की थी। और राज हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी जगह को मिलाया गया था, ये भी प्रश्न आता है। तो सतारा, महाराष्ट्र का सतारा एक जगह था, उसको मिलाया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 45 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शांति निकेतन को। किसको, शांति निकेतन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ध्यान दीजिएगा, एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे, यानी कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। बिहार में डीजल रेल इंजन निर्माण का कारखाना जो की स्थापना होगी कहाँ, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, मढ़ौरा में। ठीक है, मढ़ौरा। ठीक है, अब मधेपुरा में आपको क्या है,
ये देखिएगा डीजल इंजन रेल इंजन कारखाना है आपको, ये मढ़ौरा में बिहार के, और मधेपुरा में आपको इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और छपरा में रेल का पहिया कारखाना छपरा में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना जो किया था वो कौन से सिख गुरु थे? तो 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह, जो पटना में जिनका जन्म हुआ था, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। गुरु गोविंद सिंह ये आपको सिखों के आपको 10वें और अंतिम गुरु थे, ये 10वें और अंतिम गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? ध्यान दीजिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। 49 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यहाँ से, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था तराइन की प्रथम लड़ाई, ठीक है। इसमें जीता था कौन? तो पहला वाला जो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर इसके बाद 1192 ईस्वी में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें जो है कि मोहम्मद गौरी फिर जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया, ठीक है। दोनों का मैच टाई हो गया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 50 का आपको देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोको गॉफ, ठीक है। कोको गॉफ जो है कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। किसने? कोको गॉफ ने। ठीक है, तो गणित और रीजनिंग के लिए आप लोग पीडीएफ यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ से सामान्य विज्ञान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, स्पाइरोगाइरा। तो 51 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, हरा शैवाल। क्या हो जाएगा? हरा शैवाल का एक उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं हम लोग? तो 52 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, सोनार। ठीक है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण जो होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली स्थान के समान हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक इमारत में ईंटें जीवों में कह रहा है कि खाली स्थान के समान हैं, तो कोशिकाओं, तकों, अंगों या ग्रंथियों किसके समान होता है आपको? तो 53 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये कोशिकाओं यानी कि सेल के समान होता है। ठीक है, कोशिकाओं के समान होता है। अगला प्रश्न कहता है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? 54 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 4 हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन खाली स्थान है, मतलब कि किस प्रकार का वो आपको विलयन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 55 नंबर कहता है इसका आपको सही उत्तर, तो 55 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से, हाइपोटोनिक विलयन। ठीक है, हाइपोटोनिक विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कहता है कि वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? वह पिंड के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अच्छा विकिरक भी होता है वो। ठीक ना, अच्छा विकिरक भी होता है, अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक होता है, वही कह रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल प्रश्न है कि किसी मनुष्य के लिए नदी की जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, यानी कि अधिक आसान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तो 57 का यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग 2 वाला यहाँ पर देखेंगे कि समुद्र जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, नदी के जल के डेंसिटी से
अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली जो है कि कोई भी जो वस्तु हो या चीज़ हो तो वो आपको ऊपर की ओर ही रहेगा, छलाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें है ये कि आपको डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है समुद्री जल का, नदी की जल की अपेक्षा, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 58 नंबर प्रश्न है कि जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है, ठीक है। जल की जो कठोरता होती है, हार्डनेस जो होती है, उसको सामान्य रूप से किसके संदर्भ में हम लोग मापते हैं। तो 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य हम लोग मापते हैं। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य। अगला प्रश्न कहता है कि अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कंपोस्टिंग कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है, क्या आपको उसमें वर्क होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, ठीक है, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। पानी में जो लटका हुआ आपको कोलाइडी कण होता है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसको हटा सकते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अस्कंदन विधि के द्वारा। कौन सा? अस्कंदन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। देखिएगा, पानी से लोहा और मैंगनीज कौन से प्रोसेस के द्वारा हम लोग हटाए जा सकते हैं, हटाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा, 62 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वायु मिश्रण के द्वारा। किसके? वायु मिश्रण के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है, ठीक है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 8 महीना। कितना हो जाएगा? 8 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1837 गुना होता है, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं पर आपको 1845 भी देता है, अगर वो भी देगा तो आप लोग मार सकते हैं, लेकिन 1837 यहाँ पे दिया है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फलों का मधुर यानी कि मीठा स्वाद किसके कारण होता है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या रिबोज के कारण, किसके कारण होता है। फलों का जो मीठापन जो होता है, हम लोग फल जो खाते हैं उसमें मीठापन जो स्वाद होता है वो किसके कारण होता है। तो 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 2 हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण ये मीठा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा। ध्यान देंगे तो 66 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अल्फा कण को टकराया था। कौन सा? अल्फा कण का सिंबल ये होता है इस तरह से, ठीक है, अल्फा कण को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है, यानी कि कीटहारी प्लांट है यहाँ पर कह रहा है। तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ड्रोसेरा। क्या हो जाएगा? ड्रोसेरा, यानी कि कीटहारी पादप का मतलब होता है कि जो कीट को खाता हो, पादप प्लांट ही, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पीचर प्लांट भी एक पौधा आता है, ड्रोसेरा भी याद रखिएगा, इसके साथ पीचर प्लांट भी याद रखिएगा, वो भी जो होता है जो कि कीटहारी पादप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिएगा, 68 नंबर कहता है कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। तो एब्सिसिक एसिड से नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न कहता है 69 नंबर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं तो कैसा जनन होता है वो। तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 जनन छिद्र होते हैं उसमें। क्या होते हैं? 3 जनन छिद्र। अमरबेल यानी कि कसकूटा क्या है। अमरबेल यानी कि कसकूटा क्या है। ऑप्शन नंबर 4 चले जाइए, परजीवी है ये एक। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जल संबंधों में
ये जो सिंबल दिया है यहाँ पर का प्रतीक, इसका जो प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पादप जल संबंधों में कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जल विभव को ये दर्शाता है, किसको, जल विभव को दर्शाता है ये वाला प्रतीक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 kg, यहाँ पर ध्यान देगा 72 नंबर का रहा प्रश्न, ये आपको न्यूमेरिकल है कि 4 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना यानी कि ज्ञात करना है आपको, ठीक है, न्यूटन में कितना न्यूटन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 72 का राइट आंसर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 8 यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन पहले त्वरण हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये, अब बटा में हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 25 में से 15 जाएगा 10, यानी कि 5 दूनी की 10, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। और F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है। मास यहाँ पर दे रखा है 4 kg यहाँ पर, तो 4 गुने 5 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये कितना है, 2 आया है, ठीक है, तो 2, तो 4 दूनी की कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर की, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं हम लोग। सूर्य की जो बाहर का जो परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोरोना यानी कि किरीट कहते हैं हम लोग। और सूर्य की बाहर परत का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्रोड का जो तापमान होता है सूर्य का अंदर का तापमान 15 m डिग्री सेल्सियस, 15 m डिग्री, ठीक है, मिलियन डिग्री, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74 नंबर की OTEC का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, ठीक है। 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन इसका फुल फॉर्म होता है OTEC का पूरा नाम। अगला प्रश्न है 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि एक निवल कितने बीटों के बराबर होता है। एक निवल जो है कितने बीट के बराबर होता है। तो 75 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 16 बीटों के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना, 16 बीट के बराबर होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का भी सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।